तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 और इसका आज हम अध्याय 12 यानी कि क्या कौन सा शुरू करेंगे, अध्याय 12 गुणनखंडन। तो इसको हल करने के पहले इसको जो है पूरा पढ़ लीजिए यहाँ पर, और ये जो सर्वसमीकाएँ हैं इनको याद रखना है आपको। तो ये सर्वसमीकाएँ 4 दी गई हैं, इनको आपको याद रखना है और इन्हीं का इस्तेमाल भी होगा आगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है इनको। और फिर इधर आइए दूसरा इस पन्ने में, इसको अच्छे से देख लीजिए और जो दिया है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद यहाँ आते हैं इस पर, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। और अब यहाँ से हमारा शुरुआत होती है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि a² धन 2ab धन b² के बराबर होगा। ये वही सर्वसमीका है जो अभी पीछे देखा है आपने। तो किसके बराबर है? a धन b के होल स्क्वायर के बराबर, या a² ऋण b² के बराबर, या a² धन b² के बराबर, या a ऋण b के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये सही है, a धन b का होल स्क्वायर के बराबर। तो a में टिक लगा के यहाँ पर गोला भी लगा लीजिए। दूसरा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है? a² b² बराबर a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन b², और a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a² ऋण b², और a² ऋण b² बराबर a ऋण b a धन b, या फिर a धन b का होल स्क्वायर बराबर a धन b a धन b। तो इसका सही जवाब है सी, जो कि सर्वसमीका में अभी पीछे आपने देख लिया है। तो a ऋण b² का a² ऋण b² बराबर होता है a ऋण b a धन b, और ये लिखा हुआ है सी में, तो सी में लिखकर इसको गोला लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि 8x धन 8 बटे 8 का सरल रूप होगा। तो क्या करना है, देखिए दोनों से 8 बाहर निकाल लिया तो इधर बचेगा x धन 1 और ये 8, तो ये कट गया। x धन 1 कहाँ पर ढूंढ लो? x धन 1 एक a में दिया है, एक में 8 दिया है, इसमें 8x धन 1, इसमें x धन 8, तो ये दिया हुआ है a में। तो a में को टिक लगा के यहाँ पर गोला लगा लेना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि x² धन 8x धन 16 के बराबर क्या होगा? तो x धन 4 या x धन 4 का होल स्क्वायर, या x धन 8 या x धन 8 का होल स्क्वायर। तो देखो जी, x² धन 8x धन 16 को हल करने पर क्या होगा? ये 8x 4 में और 4 4 में बदल जाएगा, 4x 4x में, तो ये 4 4 16 यानी कि इसका गुणनखंडन जो बनेगा वो x धन 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये b में बना हुआ है। तो इसको b में लिख के यहाँ पर गोला लगा लेना है, ठीक है। अब इसी का 5वां प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल x² धन 8x धन 15 वर्ग इकाई है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 हो तो x धन 5 इकाई हो तो इसकी क्या लंबाई होगी? तो इसको तोड़िए तो ये किसमें बदल जाएगा? x धन 5 और x धन 3 में बदल जाएगा। तो x धन 5 इसकी चौड़ाई का भाग देंगे तो बचेगा x धन 3। x धन 3 वाला देखिए कहाँ पर है। तो x धन 8 a में है, b में x धन 15, x ऋण 15 और x धन 3 ये यहाँ पर d में है, x धन 3 बचेगा। तो d में टिक लगाकर गोले लगा लेना है, ठीक है। अब आ जाइए छठवें में। छठवें के अनुसार क्या दिया हुआ है कि दिए हुए पदों में सार यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2y और 24xy दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 2y वाले को 2 गुणे y में बदल देते हैं, 24 को बदलेंगे xy को बदलेंगे 2 2 2 गुणे 3 और xy में बदल जाएंगे। अब कॉमन क्या है इसमें? दोनों में 2 भी है और दोनों एक y है, तो यही सार्वगुणनखंड है। इसमें कितना निकालेंगे? 21 ab और 49 ab² में। तो 21 का निकालेंगे 3 गुणे 7 a और b में, 49 को लिखेंगे 7 और 7 a b में, ठीक है। अब दोनों में कॉमन कितना है? 7 तो दोनों में है, इधर ए बी है इधर बी, तो 7 AB सार्वगुणनखंड निकालना है। अब इसी तरह 7वें को ले लीजिए, निम्नलिखित को हल करिए। पहला इधर लिखा है, दूसरा इधर लिखा है, तो पहले को इधर लेते हैं।
12x में से 48 घटा है और भाग दिया है 6 का, तो इसको इस रूप में लिख लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों में अलग अलग 6 का भाग दे देते हैं। तो 12x में 6 का भाग दे दिया, इधर 48 में भी 6 का भाग दीजिए। तो 6 दूनी 12 2x और 6 अट्ठे 48 8, ये बन गया 2x ऋण 8। ठीक है, इसको देखिए, ऋण 36y की घात 3 में भाग दिया है 9y की घात 2 का, तो इसको इसमें रूप में लिख लेते हैं। फिर 9 चौके 36 यानी कि ऋण 4 इधर, और y की घातांक के नियम के आधार पर y की घात 2 को ऊपर ले गए, तो ये बदल गया, 3 में से 2 1 हट गया यानी 1 बचा, तो ऋण 4y बचा। ठीक है, अब 8वां प्रश्न ले लेते हैं। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए, ये 2 ठो इसमें भी है, तो पहले वाले को लेते हैं। पी स्क्वायर धन 6p ऋण 16, तो पी स्क्वायर इसको बदल दीजिए, तो हम 6p को 8p ऋण 2p भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करना है। ऋण 16, तो p इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो p धन 8 बचे, इसमें से ऋण 2 कॉमन लिया तो p धन 8 इधर आ गया। अब p धन 8 दोनों में है, ये बाहर निकाल लिया, तो और इधर से p बचेगा, इधर से ऋण 2 बचेगा, ये आ गया। इसमें ऐसे हल कर लीजिए, ये तो पहले से खुला हुआ है। 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz, एक काम के लिए इनके जोड़े बना लीजिए, y वाले y के साथ, z वाले को z के साथ, यानी 2yz में इधर z वाला ले लिया। इनसे क्या ले लिए, 5y बाहर ले लिया, तो इधर से y बचा, इधर से 4 बचा, है ना, अपने चिन्ह अपने के साथ में आएगा। इसमें से 2z बाहर निकाल लिया, तो इसमें 2y बचेगा, इधर से 4 बचेगा, और y माइनस 4 दोनों में कॉमन, इसको अलग कर लिया, इधर से 5y इधर से 2z बचा, तो ये इसका हल हो गया, यानी गुणनखंड निकला है। अब 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों को अलग अलग हल करना है। तो पहले यहाँ जगह नहीं, तो उस पन्ने में चलने के लिए पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। 5 स्क्वायर ऋण 14 है, ऋण 32 में भाग देना है 2 m धन 2 का, तो ये देखिए भाग ऐसे रूप में ले लिया। और इधर की तरफ आइएंगे तो 5pq का गुणा हुआ है p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर में भाग देना है 2p p धन q का, तो इसको इस रूप में लिख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पन्ने में और इनको बढ़ाते हैं। तो पहले वाले को लेते हैं इस तरफ, तो ये 14 ऋण 14 को हम ऋण 16 धन 2 में बदल लिए, और ऋण 32, तो इससे क्या होगा, इसको हल करेंगे तो इधर से m कॉमन लेंगे, तो m ऋण 16 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो m ऋण 16, m ऋण 16 दोनों कॉमन है, तो ये बाहर आ गया, इधर से m बचा, इधर से 2 बचा, और m धन 2 दोनों में ऊपर नीचे है, तो ये कट गया, तो इधर से बचेगा m ऋण 16। इधर वाले में क्या करना था, इधर वाले में 5pq तो बाहर था ही, तो p धन q और p धन q इधर क्या था, हाँ, और इधर था p ऋण q का होल स्क्वायर था ये, तो इसको p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर को इस रूप में बदल दिया, p ऋण q p धन q में। तो p धन q से p धन q कट गया, इधर से p से ये वाला p कट गया, तो इधर से ऊपर से बचा 5 और इधर से q, और नीचे बचा 2, और इधर बचा p ऋण q। अब चाहे तो इसी रूप में लिख लो, चाहे तो ऐसा करो कि 5/2 अलग कर लो q और p ऋण q का गुणा, ये हमारा हल हो गया। 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि x ऋण 1/x बराबर 4 हो तो उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करते x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सर समीकरण कौन सी लगेगी, प्रयोग कर दो। सर समीकरण लगेगी इस पर तो दोनों का क्या करते हैं, वर्ग कर लो, यानी इसका वर्ग करेंगे तो पहले का वर्ग ऋण 2 पहला और इसका गुणा, और फिर आखिरी वाले का वर्ग बराबर इधर का वर्ग तो है ही, तो ये x कट गया, तो इधर से बचा x स्क्वायर, इधर से बचा ऋण 2 और इधर से बचा 1/x स्क्वायर, और ये 16 बचा। अब अंक एक तरफ ले लो, तो इधर बचा लिया x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, और ये अंक इस तरफ ले गया तो 16 में 2 जुड़ गया, और x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान चाहिए था, तो इसको यही तो बचा के रखना है, और इसका मान आ गया 16 धन 2 यानी कि 18। 11वां कह रहे हैं कि एक कॉपी की कीमत a धन 5
तथा हेमा ने ए धन 5 कापियाँ खरीदी। ए के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर 3 है तो उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। चलो जी, एक कापी की कीमत तो पहले ए धन 5 है और ख़रीदी गई कापियाँ भी ए धन 5 है, यानी कुल धनराशि कितनी लगी? कीमत गुणे कापियों की संख्या, यानी ए धन 5 में इसी ए धन 5 का गुणा कर लिया तो ए धन 5 का होल स्क्वायर निकल आया। अब इनका वर्ग कर देते हैं, इसका खोल देते हैं इसको, तो सूत्र सर्वसमीकरण का सूत्र लगा के, तो ए स्क्वायर धन 2ab यानी 5 दूनी 10a और इसका वर्ग यानी 25। अब ये तो हमारा पद खुल गया। अब a बराबर 3 पर निकालना है, तो a बराबर 3 पर रख दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 रख दीजिए। तो कुल धनराशि कितनी थी? a धन 5 का वर्ग थी, तो a की जगह लिखा 3, तो 3 और 5 8, 8 का वर्ग निकाला, यानी 8 अठाई 64 हमारी कापियाँ निकल आई। ये 64 कुल धनराशि रुपया निकल आया। ठीक है, तो ये हमारा जवाब था। अब एक काम करते हैं, 12वें पर आते हैं। 12वां प्रश्न कर है दी कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल x स्क्वायर धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x धन 4 इकाई है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों यानी आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। तो इसको ऐसे हल करते हैं कि वर्ग की भुजा जो है x धन 4 इकाई, ये दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग यानी x धन 4 का वर्ग। इसको विस्तार करेंगे तो x स्क्वायर धन 8x धन 16 वर्ग इकाई बन गया। अब x बराबर 10 के लिए, तो x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पहले से दिया था, तो आयत का क्षेत्रफल दिया था x स्क्वायर धन 7x धन 12 यानी 10 का मान रख दीजिए तो ये आ जाएगा 182, और वर्ग का क्षेत्रफल जो अभी अभी निकाला है आपने x स्क्वायर धन 8x धन 16 में, उसमें 10 x का मान 10 रखिए तो ये आ जाएगा 196। अब देख लीजिए 196 बड़ा होता है कि 182? जाहिर है कि 196 बड़ा होता है 182 से, तो हम लिख देते हैं 196 बड़ा है 182 से। अर्थात इसका जवाब क्या बना? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, अब 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि 45 गुणे यानी कि ब्रैकेट में x घाते 4 ऋण 7x क्यू धन 12x स्क्वायर को 5x इंटू x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो ये 45 है x, इसमें से x स्क्वायर बाहर निकालिए सबसे, तो 45 तो है, x स्क्वायर बाहर निकल गया तो ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया 7x ऋण का और ये बन गया 12, और 5x इंटू x ऋण से 3 से भाग देना था, तो 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45, और एक x से ये वाला x भी ऐसे काट सकते हैं, ये वर्ग वाला। ठीक है, तो इधर बचेगा 9 और इधर से बच गया x, और अंदर वाला तो सेम अभी बचा हुआ है, और 7x को भी हमने क्या तोड़ लिया? ऋण 4x और ऋण 3x में। ठीक है, और बाकी तो सब सेम है x ऋण 3। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कैसे करते हैं? यहाँ पर तो 9x तो वो था ही, और जो हमने हल करना था तो वो x ऋण 4 x ऋण 3 में बदल गया जो हमारा गुणनखंड, और x ऋण 3 x ऋण 3 वो आपस में ऊपर नीचे कट भी गया, तो ये बच जाएगा 9x और x ऋण 4। तो चाहे इस रूप में लिख लीजिए, चाहे इसको गुणा कर लीजिए, तो 9x स्क्वायर बन जाएगा और 9 चौके 36 ऋण में बन जाएगा 36x। ठीक है, तो ये 13वां हो गया। अब लीजिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि व्यंजक 5p स्क्वायर ऋण 25p धन 20 को क्रमशः भाजकों p धन 1 p ऋण 1 p धन 4 p ऋण 4 द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। तो 5p स्क्वायर ऋण 25p धन 20, तो इन सब से एक काम करें, 5 निकाल लिए तो इधर से p स्क्वायर बचा, इधर से 5 निकल गया तो ये 5p में बदल गया, और ये 5 निकल गया तो 4 में बदल गया। इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये ऋण 5p को 4p और ऋण p में बदल दिया, हल करेंगे तो ये बन जाएगा इसका गुणनखंड 5 इंटू p ऋण 4 और p ऋण 1 में बदल गया।
अब चूंकि व्यंजक के गुणनखंड ये निकल के आ गए हैं p 5 इंटू p ऋण 1 p ऋण 4, इसलिए दिया गया व्यंजक p ऋण 1 और p ऋण 4 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। यानी वो जो 4 दिए थे उनमें से ये इन दोनों में जिसमें है, यानी p ऋण 1 और p ऋण 4, इससे ही विभाजित हो जाएगा। कौन सा विभाजित होगा, कौन सा व्यंजक, ये जो दिया है। ठीक है, इससे हल ये समझ में आया। अब 15वां लेते हैं। इसमें 15वां कह रहे हैं कि किसी चार्ट्स कागज़ की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए। अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। ये नीला रंग लिखा था तो इसको नीले से रंग लीजिए। ये लाल लिखे हैं इसमें तो लाल रंग से लिख लीजिए, और ये हरा रंग से है तो हरा रंग। अब इनको काट के, अब इसी को तो नहीं काटना, अलग से काट के आप यहाँ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बने, वर्ग बनाना है। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनको अरेंजमेंट किया तो वो कुछ ऐसा वर्ग बना। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको, तो लिखना शुरू करते हैं कि नीले रंग की वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना है, x था लंबाई और ये था, तो x गुणे x अर्थात x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल आया। तो लाल रंग की 4 आयताकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना है, इसका x और 1 के अनुपात में है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल x गुणे 1 अर्थात x, और 4 टाइलों का क्षेत्रफल तो 4 गुणे x अर्थात 4x, और हरे रंग की 4 है, ये अलग अलग हैं, तो हरे रंग की 4 वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल 1 गुणे 1 अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 4 टाइलों का आ जाएगा 4 इकाई मीटर। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, इधर का है x स्क्वायर, इसका है 4x, इसका है 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये x-2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको गुणनखंड से इसको हल करेंगे तो ये आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, यानी भुजा की लंबाई आ जाएगी x-2। तो ये वाला भी क्षेत्रफल कैसे बन रहा है, ये इसी से तो बना है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा x स्क्वायर धन 4x धन 4 अर्थात x-2 का होल स्क्वायर। कैसे, ये x और 1 और 2 1 सेंटीमीटर से आ जाता है, तो x-2 एक भुजा कैसे आ जाएगी, x-2, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, ये नए वाले क्षेत्र का। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा पाठ है, और मिलते हैं अगला अध्याय अगले वीडियो में।